Hi guys, today we will be starting with the biology of standard 9. The first chapter that we are having in biology class 9 is the fundamental unit of life, cell. Hope that you have studied cell in standard 8 also. Same things we will be studying in standard 9, but we will try to elaborate our knowledge. So let's start. First we are having that what is the living being made up of. जो living beings हैं वो लोग बने हुए किससे हैं. The bodies of living organisms are made up of microscopic units called cells. So हमारा जो बॉडी है, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का जो बॉडी होता है वो छोटे छोटे, दे आर मेड अप ऑफ माइक्रोस्कोपिक, मतलब बहुत छोटे, वेरी टाइनी यूनिट्स से बना होता है, जिसको हम लोग सेल्स बोलते हैं. दे आर प्रोनाउंस्ड और दे आर नोन एज सेल्स. सो हाउ विल यू डिफाइन सेल? सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ life. So cell is the basic structural and functional unit of life. Next, on the basis of the number of cells in the body of the living organism, organisms can be divided into unicellular organisms and multicellular organisms. So organisms that consists of single cells are called unicellular organisms, and organisms that consist of more than one cell are called multicellular organisms. Unicellular organisms are capable of independent self replication. इसको थोड़ा समझना है कि most of the unicellular organisms जो होते हैं, ज़्यादातर जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं. दे यूज एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. सो वो इंडिपेंडेंटली बिना किसी और ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड किए वो लोग अपने आप अपने रिप्रोडक्शन प्रोसेस को कर सकते हैं. सो दे आर केपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट सेल्फ रेप्लिकेशन. लेकिन जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, दे आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स दैट फंक्शन इन अ कोऑर्डिनेट मैनर with different cells specialized to perform the particular tasks. So जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनका बॉडी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बॉडी से बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है. उनके पास स्पेशलाइज्ड सेल्स हो सकते हैं, स्पेशलाइज्ड टिश्यूज़ हो सकते हैं, ऑर्गन्स हो सकते हैं, ऑर्गन सिस्टम हो सकता है, वेरियस फंक्शंस, वेरियस स्पेसिफिक फंक्शंस को करने के लिए. सो दैट दिस थिंग ऑल्सो वी विल बी डिस्कसिंग इन दिस चैप्टर व्हेन वी विल लर्न अबाउट डिविजन ऑफ लेबर. इन द नेक्स्ट वीडियो डिविजन ऑफ लेबर विल बी एक्सप्लेन्ड. टिल नाउ आप लोग समझिए कि ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स प्रेजेंट इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ऑर्गेनिज्म आर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स and multicellular organisms. The organisms that consist of single cells are called unicellular organisms, and the organisms that consist of more than one cell are called multicellular organisms. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो इंडिपेंडेंट सेल्फ रेप्लिकेशन भी कर सकते हैं. जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनका बॉडी बहुत कॉम्प्लेक्स होता है और उनके पास स्पेशलाइज्ड टिश्यूज, सेल्स, ऑर्गन्स, ऑर्गन सिस्टम्स प्रेजेंट हो सकते हैं एक स्पेसिफिक फंक्शन को करने के लिए. नेक्स्ट, let us also now try to understand some differences between unicellular and multicellular organisms. First point of difference मैंने पहले ही explain किया कि unicellular organisms consist of a single cell, whereas multicellular organisms are made up of more than one cell.
In unicellular organisms, all activities are performed by a single cell. वो लोग एक सेल से बने हुए हैं तो एक ही सेल को सारा काम करना होगा. They do not have any other option. And in multicellular organisms, a single cell performs one or few activities of the organisms. क्योंकि उनके पास बहुत सारे सेल्स हैं तो हो सकता है कि एक कोई सेल एक ही काम करता हो या फिर एक या दो या उससे अधिक काम को भी कर सकता हो. नेक्स्ट पॉइंट, देयर इज नो डिविजन ऑफ लेबर इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एज द सिंगल सेल परफॉर्म ऑल लाइफ एक्टिविटीज. मतलब कि कोई भी डिविजन ऑफ लेबर नहीं होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में, क्योंकि एक सिंगल सेल ही सारा काम करता है. बेसिकली व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय दिस डिवीजन ऑफ लेबर? ऐसे तो हम एक्सप्लेन और अच्छे से करेंगे, लेकिन अभी के लिए बता दें कि डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब होता है कि कितने पार्ट्स में वर्क को डिवाइड किया गया है. अगर एक सिंगल सेल ही सारा फंक्शंस कर सकता है, मतलब कर रहा है, तो डिवीजन ऑफ लेबर बहुत कम होगा कि वर्क को हमने डिवाइड किया ही नहीं कुछ ग्रुप्स में. सारा वर्क एक अकेला यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, एक अकेला सेल ही कर रहा है. लेकिन व्हाट वी सी इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, दैट लेबर और वर्क इज डिवाइडेड. जैसे कि हार्ट के रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के लिए कार्डियक मसल्स प्रेजेंट होते हैं, फिर कोई दूसरे काम करने के लिए दूसरे सेल्स मसल्स हम लोग पढ़ेंगे आगे चैप्टर्स में भी प्रेजेंट्स होते हैं. सो देयर इज डिविजन ऑफ लेबर इन many multicellular organisms. So cells are specialized to perform different functions of the body so that there is division of labor within the cells. Next, I have not written, you can write that unicellular organisms, in unicellular organisms, the lifespan of an individual is short. And in multicellular organisms, the lifespan of an individual is comparatively longer. मतलब कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनका कंपैरेटिवली छोटा लाइफ स्पैन होता है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स से. अब सवाल उठता है यहाँ पे कि हम लोग को ऐसे बैठे बैठे तो नहीं पता चल गया कि सेल कहाँ से आया. There must have been discovery of cell. किसी ना किसी ने तो सेल को डिस्कवर किया होगा. अब कैसे सेल को डिस्कवर किया, किसने सेल को डिस्कवर किया, सेल के बारे में वेरियस थीसिस थ्योरीज किसने किसने दी, वी विल बी डिस्कसिंग नाउ. डिस्कवरी ऑफ सेल. While studying a thin slice of cork, Robert Hooke saw that a cork resembled the structure of honeycomb consisting of many little compartments. So एक thin slice of cork, cork क्या होता है? Cork is a substance which is obtained from the bark of a tree. कॉर्क एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसको हम लोग ट्री का जो बार्क होता है उससे हम लोग ऑब्टेन करते हैं. सो जब वो एक थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क को देख रहे थे अपने खुद के बनाए हुए माइक्रोस्कोप से, हियर यू कैन सी द पिक्चर ऑफ रॉबर्ट हुक एंड हियर यू कैन सी द पिक्चर ऑफ द माइक्रोस्कोप दैट रॉबर्ट हुक हैज इन्वेंटेड himself in 1670. It is Hooke microscope. So Robert Hooke, while he was studying a thin slice of a cork, he discovered that corks have a honeycomb structure. Inside corks there is honeycomb structure. You can see what he saw. It is looking like a honeycomb. You can see in the picture the dead cork cells as seen by Robert Hooke. You can see that
It's a honeycomb structure. सो रॉबर्ट हुक इन बॉक्सेस को सेल्स बोलते थे. सो रॉबर्ट हुक कॉल्ड दीज वर्ड्स बॉक्सेस एज सेल्स. द वर्ड सेल इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड सेल्यूला. जो ये वर्ड सेल है ये एक लैटिन वर्ड सेल्यूला से निकला है जिसका मीनिंग होता है अ लिटिल रूम. सेल्यूला एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है अ लिटिल रूम और उससे निकला है ये वर्ड सेल्स. यू मस्ट नोट दीज थिंग्स डाउन इफ यू आर प्रिपेयरिंग योर सेल्फ फॉर एनी ओलंपियाड्स. Otherwise, the materials that are written here, they are sufficient for school examinations. So, Robert Hooke in boxes को cells बोलते थे. So, you can clearly see in this picture, it is appearing like honeycomb. So, question can be asked as, when did Robert Hooke discovered cell? Answer will be 1665. Then, who discovered cell? Robert Hooke discovered cell. What was the term given by Robert Hooke for the honeycomb structure found in the cork? So it was named as cell. So were the cells dead or living? The cells were dead because cork is a dead structure. Cork is the dead part. So it will have dead cells only. We will be studying in tissues chapter about that which tissues, the cells of which tissues of the plants are dead and living. We will be studying that also this year only. Next, अब सेल डिस्कवर हुआ है तो सेल के बारे में बहुत सारी जानकारी ज़रूरी तो नहीं है कि उसी वक्त मिल जाए. Later many scientists tried to give their thesis and theory about cell. So first in 1838, Jacob Matthias Schleiden, a German botanist, first proposed the idea that all plants consist of cells. So सबसे पहले 1838 में जेकॉब मैथियस लाइडन जो कि एक जर्मन बोटानिस्ट थे. बोटानिस्ट वो होते हैं जो प्लांट किंगडम या प्लांट्स के बारे में पढ़ाई करते हैं. सो उन्होंने प्लांट्स में ही बताया कि प्लांट्स में सेल्स प्लांट सेल से बने हुए हैं. इसको इम्प्रोवाइज किया इन 1839 थियोडर स्वॉन जो कि एक जर्मन जूलॉजिस्ट थे. Independently he asserted that all animals and plants are made up of cells. मतलब कि 1838 में सबसे पहले जेकॉब मैथियस लाइडन ने बताया कि सारे प्लांट्स सेल से बने हुए हैं. उसके बाद 1839 में थियोडर स्वॉन ने बताया जो कि एक जर्मन जूलॉजिस्ट थे. उन्होंने बताया कि सारे एनिमल्स और प्लांट्स सेल से बने हुए हैं. This joint finding forms the basis of the cell theory. मतलब कि 1838 में जेकॉब मैथियस लाइडन ने जो बताया और 1839 में थियोडर स्वॉन ने जो बताया ये मिलकर एक बेसिस बना किस चीज़ का? सेल थ्योरी का. उसको और इम्प्रोवाइज किया गया और रिफाइन किया गया 1855 में जब एक अनदर जर्मन बायोलॉजिस्ट एक और जर्मन बायोलॉजिस्ट आर विर्चॉय presented the idea that all cells arise from pre-existing cells. मतलब इसके बाद 1855 में आर विर्चॉय ने और एक बात रखी कि सारे जो नए सेल्स बनते हैं वो पुराने सेल्स प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से ही न्यू सेल्स बनते हैं. सो दिस वॉज द प्रोसेस, दिस वॉज द हिस्ट्री ऑफ द introduction of cell theory. Now what are the main postulates of cell theory? First, all organisms are composed of cells. सारे organisms जो हैं वो cells से ही बने हुए हैं. All metabolic reactions take place in cells. Thus, cells are structural and functional units of life. All cells arise from
प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, जितने सेल्स हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से अराइज करते हैं। ऑल सेल्स आर सिमिलर इन देयर बेसिक स्ट्रक्चर बट आर नॉट आइडेंटिकल। सारे सेल्स अपने बेसिक स्ट्रक्चर्स में सिमिलर होते हैं बट दे आर नॉट आइडेंटिकल, वो एक दूसरे के क्लोन्स नहीं होते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर सारे सेल्स का सेम होता है बट वो एक दूसरे से सारे सेल्स आइडेंटिकल कभी नहीं होते हैं। नेक्स्ट व्हाट वी नीड टू स्टडी इज अबाउट प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। आपने इसका नाम 8th क्लास में भी सुना होगा कि प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं। प्रोकैरियोट्स, these organisms have primitive and incomplete cells। जो ऑर्गेनिज्म जिनके पास प्रिमिटिव और इनकम्प्लीट सेल्स होता है उनको हम लोग प्रोकैरियोट्स बोलते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स have 3 basic structures of a typical cell but lack nuclear membranes around the genetic substances। मतलब अपने जेनेटिक सब्सटेंसेस के आसपास प्रेजेंट रहने वाला न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होता है। In these cells, the area defining nuclear region in the cytoplasm is called न्यूक्लियोइड। इनके पास उसके जगह पर न्यूक्लियोइड रहता है। न्यूक्लियोइड इज बेसिकली स्मॉलर इन साइज देन न्यूक्लियस। न्यूक्लियोइड में एक कवरिंग मेम्ब्रेन जो होता है वो एब्सेंट रहता है। न्यूक्लियोइड जो होता है वो फ्री रहता है साइटोप्लाज्म, इट लाइज फ्री इन द साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस में हमने देखा है कि न्यूक्लियोलस जो होता है वो प्रेजेंट रहता है, लेकिन न्यूक्लियोइड्स में न्यूक्लियोलस एब्सेंट रहता है। इसमें हिस्टोन्स एब्सेंट होते हैं और डीएनए ऑफ अ न्यूक्लियोइड इज ऑफन नेकेड। सो ये बेसिकली न्यूक्लियोइड के कुछ बारे में बात थी, ये सीनियर क्लासेस की ही जानकारी है, बट दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी ओलंपियाड बेस्ड टेस्ट्स दे शुड नोट इट डाउन। सम एग्जाम्पल ऑफ प्रोकैरियोट्स इज आर्केबैक्टीरिया, बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया। Let's now analyze the structure of a prokaryotic cell. You can see that the structure resembles the structure of a capsule. एक कैप्सूल के स्ट्रक्चर को ये स्ट्रक्चर रिजेंबल कर रहा है। इसके पास नीचे में एक फ्लैजेलम है, एक विप लाइक स्ट्रक्चर है जिसको फ्लैजेलम बोलते हैं। इसके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी है, सेल वॉल भी है। इस प्रोकैरियोटिक सेल जो फिगर में दिख रहा है उस प्रोकैरियोटिक सेल के पास एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, एक सेल वॉल है, एक कैप्सूल भी है, फिर एक नीचे में एक विप लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा जिसको फ्लैजेलम बोलते हैं। इसके पास प्लास्मिड है, इसमें आपको न्यूक्लियोइड, बीच में पर्पल कलर का न्यूक्लियोइड दिख रहा है, राइबोसोम्स दिख रहे हैं, साइटोप्लाज्म दिख रहा है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं जिनको फिम्ब्रिए भी बोलते हैं। दिस इज द स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में पता चला कि इसमें न्यूक्लियोलस एब्सेंट होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं रहता है, सेल डिवीजन टेक्स प्लेस बाय फिजन और बडिंग। इसमें सेल डिवीजन फिजन या फिर बडिंग से ही होता है। नेक्स्ट लेट्स डिस्कस यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स हैव एडवांस्ड एंड कंप्लीट सेल्स। These cells contain membrane-bound nuclear and other cellular organelles and are called eukaryotic cells.
Such cells are found in unicellular and multicellular plants and animals and contain plasma membrane, nucleus, DNA, and cytoplasm with ribosomes and cellular organelles such as mitochondria. No need of taking tension that what is plasma membrane, what is nucleus, what is DNA, what is mitochondria. We will be discussing each and every cell organelle in detail. Basic functions and basic structures you should know of eukaryotic cell, that the size of a cell is generally large, that is between 5 to 100 millimeter. Nucleus is present. Nuclear material जो है it is surrounded by nuclear membrane. It contains more than one chromosome. जो eukaryotic cells होते हैं उनमें more than one chromosome होता है. Nucleolus is present and cell division occurs by mitotic or meiotic cell division. In senior classes you will be understanding about mitotic and meiotic cell division also. Let's see the basic structure of a eukaryotic cell. You can see that at outer side plasma membrane is present. Then they have lysosomes, smooth endoplasmic reticulum, ribosomes, then centriole, Golgi bodies are there, nuclear envelope is there, chromatin is present, nucleolus is present, mitochondria is there, cytoplasm is there. So these are the basic functions and structures of eukaryotic cells. Please take the screenshot. These are the differences between prokaryotic cells and eukaryotic cells which I have already explained. Please go through these differences that is in between the prokaryotic cell and eukaryotic cell. It is asked a lot of times. For this video we are discussing till prokaryotic and eukaryotic cells only. In the next video we will study about division of labor, shell shape, cell size, and in 5 to 6 lectures we will be trying to complete this chapter. Make your notes. Whatever which is written in my slides, that is sufficient for school examinations, but if you are trying to give examinations of some Olympiad or tests, then refer to NCERT and whatever I am speaking with in the lecture. So thank you for today. In next video we will be proceeding with this chapter. Thank you. Hi.